स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 20 तारीख को होने वाले दौरे से पहले मुर्शिदाबाद के अंदर पश्चिम बंगाल में हुआ कुछ ऐसा, जिसे लेकर अब एक नए तरीके का बवाल शुरू हो चुका है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा कब का पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की 14 तारीख को होने वाली रैली को लेकर हो रही है जोरदार तरीके की तैयारी। बताएंगे किस तरीके की तैयारी चल रही है। दोस्तों अडानी ग्रुप से जुड़ गया है इंडिगो वाला मामला, बताएंगे कैसे इंडिगो के बवाल के पीछे अडानी ग्रुप अब फंसता जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस की ओर से उठाए गए बड़े सवाल और कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की नेत्री सोनिया गांधी के घर पर हुई है बड़ी बैठक। बताएंगे बैठक में क्या कुछ नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जानबूझकर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी कर लो, चौथी बार भी बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अभी से ही लगातार हंगामा मचा पड़ा है। आपको बता दें कि नवंबर महीने से ही लगातार एक विधायक की ओर से एक ऐसी बातें बोली जा रही है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जानबूझकर सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बोला गया कि वो 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद के शहीदी दिवस के तौर पर मनाएंगे और काला दिन मनाते हुए उन्होंने फैसला लिया कि वो बाबरी मस्जिद के उद्घाटन के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों को एकजुट कर रहे हैं। इसके बाद 26 नवंबर को खबर सामने आती है दोस्तों की तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ने मस्जिद के उद्घाटन के लिए 20 से 25 बीघा जमीन इकट्ठा कर ली और 125 से 300 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। इसके बाद 3-4 तारीख को ममता बनर्जी की ओर से बड़ा फैसला लिया जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए अपने आप को उनसे अलग कर लिया दोस्तों। इसके बाद 135 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया हुमायूं कबीर ने और खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया दोस्तों। यानी सीधे तौर पर ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप लोग को पता है दोस्तों कि कैसे तृणमूल कांग्रेस को एकजुट होकर एक तरफा मुस्लिम समाज के लोगों का समर्थन मिलता है। अगर कोई नई पार्टी बनाता है और अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगा तृणमूल कांग्रेस के वोटों को डिवाइड करने के लिए, विभाजन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि तृणमूल कांग्रेस के विरोधी की ओर से ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद 5 दिसंबर को कोलकाता हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था और कई तरीके की सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। आरएएफ के साथ साथ बीएसएफ लगा दिया गया दोस्तों, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगाया गया ताकि स्थिति ना बिगड़े। लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोगों का एकजुट हुजूम देखने को मिला और इस दौरान मस्जिद की आधारशिला रख दी गई दोस्तों। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मंच पर मौलवियों के साथ में फीता काटकर औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो यहाँ पर मस्जिद बनाने जा रहे हैं और इस दौरान नारे लगाए गए दोस्तों, धार्मिक नारे लगे। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया। बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग आए, अपने सिर पर ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर और रिक्शे पर, वैन पर ईंट लेकर और बाबरी मस्जिद का कार्यक्रम शुरू किया गया। बाबरी मस्जिद बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी 1992 में, जिसे तोड़ा गया और देश में जमकर सांप्रदायिक दंगे हुए और इसके बाद स्थिति हमेशा से तनावपूर्ण रही और अब पश्चिम बंगाल के अंदर इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के नेता मानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश का नतीजा है, यानी अमित शाह के इशारे पर यह सारी बातें की जा रही है ताकि पश्चिम बंगाल के अंदर सांप्रदायिक राजनीति की जाए, जिसका फायदा आप लोग जानते हैं कौन सी पार्टी को मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर, क्योंकि अचानक से अलग अलग क्षेत्रों से लोगों का आ जाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि कुछ एक बड़े संगठन जरूर हुमायूं कबीर की मदद कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान लेना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आगामी 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस पार्टी की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है दोस्तों। और हरियाणा कांग्रेस 20 से 25 हजार अपने समर्थकों के साथ में दिल्ली रवाना होगी दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के लोगों का एक बड़ा हुजूम हरियाणा से दिल्ली की ओर आएगा और रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करने के लिए और इस रैली में भाग लेने के लिए भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग तरीके से बैठकें चल रही है, अलग अलग होटल में बैठकें चल रही है, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। आप भी मानते हैं कि राजस्थान, हरियाणा और जो आसपास के दिल्ली के इलाके हैं वहां से कांग्रेस पार्टी के लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति से ही कांग्रेस पार्टी की रैली सफल होगी और वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयास किया जा रहा है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बांकुरा जिले के मुचिकाता और वेदू आशोला गाँव का है दोस्तों, जहाँ पर गाँव में आदिवासी समाज के लोगों ने एसआईआर का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस गाँव के आदिवासी
समाज के लोगों ने समाजवाद इंटर स्टेट माझी सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए SIR में हिस्सा लेने से इंकार करते हुए ब्लॉक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से साफ तौर पर कहा है कि वे SIR का हिस्सा नहीं बनेंगे। अधिकारियों के अनुसार ऐसे लगभग 79 आदिवासी निवासी हैं जो माझी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं कि वो भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, यानी एक संगठन है जिससे जुड़कर वो दावा कर रहे हैं कि उस संगठन के नागरिक है, भारत के नागरिक नहीं बनेंगे और इसीलिए SIR में हिस्सा नहीं लेंगे। अब उन्हें मनाने का काम लगातार चल रहा है। आदिवासी समाज के लोग भी SIR को लेकर जिस नजर से देख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस पर भी काम करना चाहिए। दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अडानी की डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी ADSTL ने प्राइम एरो सर्विस LLP के साथ मिलकर फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 820 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू को लेकर समझौता किया है, अंतिम रूप दिया है। दोस्तों इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया और पूछा गया कि क्या यह संयोग है या फिर मोदी सरकार का प्रयोग है। 27 नवंबर को खबर आती है कि अडानी ने भारत के पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी FSTC को खरीद लिया है। इसके 3 दिन के बाद भारत में फ्लाइट देरी होने और कैंसिल होने की खबर आने लगती है। चैनलों से चलने लगता है कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी चल रही है। पूरी तरीके से माहौल बनाया गया कि भारत में पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। क्या यह जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एक साजिश की गई है? क्योंकि इससे पहले भी अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महंगे दाम पर बेचने के आरोप अडानी के ऊपर लगे थे, तो देश के अंदर कोयले की कमी की खबर फैलाई गई थी। बताया जा रहा था कि देश में 1-2 दिन का कोयला बचा हुआ है जिसका सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या नरेंद्र मोदी अडानी के साथ मिलकर इस बार भी इस तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? कुल मिलाकर दोस्तों अगर ये बोला जाएगा कि भारत के अंदर काफी ज्यादा पायलटों की कमी है और पायलटों की ट्रेनिंग का जो सेंटर है, जो ट्रेनिंग की कंपनी है, उसे तो अडानी ने अधिग्रहण कर लिया है, तो अडानी को फायदा मिलेगा। लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, पायलट बनने के लिए जाएंगे, तो क्योंकि पायलट बनने में अच्छा खासा खर्चा होता है दोस्तों, अच्छी खासी फीस लगती है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आरोप लगाया गया है कहीं ना कहीं इसमें जरूर कुछ हद तक सच्चाई होगी, लेकिन जांच करवाएगा कौन? सवाल सबसे बड़ा ये है। जो लोग जांच करवाएंगे उन्हीं के ऊपर गंभीर आरोप लगा हुआ है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की नेत्री सोनिया गांधी के घर पर 10 जनपद पर एक बड़ी बैठक हुई दोस्तों। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन के महासचिव KC वेणुगोपाल मौजूद रहे। कर्नाटका में जारी गतिरोध और मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें क्या फैसला लिया गया है इसकी जानकारी तो मीडिया में नहीं आई है दोस्तों, लेकिन एक बात पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कर्नाटका में जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक चर्चा चल रही है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, उस पर विचार विमर्श जरूर किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को सीख लेना चाहिए और कहीं ना कहीं एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे DCM DK शिव कुमार भी खुश रहे और सिद्धरमैया भी खुश रहे। अब देखते हैं फैसला किस तरीके का होगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को लेकर एक बयान जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक इस समय लाइफ सपोर्ट पर है और अंदरूनी कलह तथा बीजेपी की लगातार काम करने वाली इलेक्शन मशीनरी का मुकाबला न कर पाने की वजह से ICU में जाना पड़ सकता है, यानी अभी इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन की संगठनात्मक और राजनीतिक कमजोरी पर विस्तार से बात करते हुए बीजेपी से तुलना करते हुए कहा कि हमें बीजेपी का उदाहरण देखना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी बेजोड़ कार्यशैली से काम करती है। हम लोग अभी जैसे लाइफ सपोर्ट पर है, बीच बीच में कोई आकर शौक देता है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन बिहार के जो नतीजे आए हैं उससे हमें पता चल रहा है कि हमारी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन अभी ICU में है। हमने नीतीश कुमार को NDA में धकेल दिया और इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को बड़े स्तर पर हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों बात एकदम सही है। इंडिया गठबंधन को एकजुटता दिखाने के लिए और कई बड़े चुनाव जीतने पड़ेंगे दोस्तों। जब तक इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव नहीं जीतेगा तब तक इंडिया गठबंधन के प्रारूप को लेकर सवाल उठते रहेंगे। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें हवाई चप्पल वाले को आसमान दिखाने का वादा अब मध्यम वर्ग के लोगों को जमीन दिखाने लगा है। इंडिगो की मनमानी से बीजेपी की सरकार एकदम बेबस नजर आ रही है दोस्तों, और 65% मार्केट पर कब्जा करने वाली एक कंपनी ही देश को बंधक बना चुकी है। मंत्री भी चुप है, व्यवस्था करने वाले लोग भी गायब हो चुके हैं। जवाबदेही कहीं नहीं दिखाई दे रही है। जनता की उड़ान रुकी पड़ी है और सत्ता की उड़ान चलती जा रही है। सुरक्षा नियमों को ठेंगा दिखाया गया, सजा का नाम तक नहीं लिया गया। शादी से परीक्षा तक जनता का हर प्लान हवाई जहाज के कारण पूरी तरीके से रद्द हो गया। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से इंडिगो ने दादागिरी दिखाई और 65% भारत के हवाई क्षेत्र पर उसका कब्जा है, और इस कारण भारत सरकार के द्वारा लाए गए फैसले पर कहीं ना कहीं विरोध जताने का जो तरीका अपनाया गया और लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से मुश्किल में डाल दिया गया, और यही बड़ा कारण था दोस्तों कि अब इंडिगो की दादागिरी के आगे बीजेपी की सरकार को झुकना पड़ा। अगर आप भी मानते हैं कि अगर एक क्षेत्र के अंदर किसी एक कंपनी या 2 कंपनी का कब्जा होगा तो इसी तरीके के हालात बनेंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें प्रशांत भूषण बोले, कहा लोकतंत्र
के खिलाफ काम करने वाले चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों को अगर सजा सुनाई जाए तो इनका पूरा जीवन ही जेल में बीतेगा। यानी चुनाव आयोग को लेकर ये बयान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे तीनों चुनाव आयोग और कोई जवाब भी नहीं देते हैं। इनसे जब सवाल पूछा जाता है भारत के लोकतंत्र की रक्षा को लेकर तो एक राजनेता की तरह बयान देते हैं। ऐसे में दोस्तों प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील है उनका ये कहना है तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में कुछ ना कुछ तो जरूर दम है दोस्तों, क्योंकि वो वरिष्ठ वकील है, इस तरीके की बिच फिजूल की बातें करते नहीं है और लोकतंत्र के हनन करने वाले लोगों के खिलाफ टिप्पणी करना जरूरी है, उन्हें आईना दिखाना जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सारे तरीके अपनाए जाने चाहिए और प्रशांत भूषण एकदम सही बोल रहे हैं तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने एक बड़े नेता के ऊपर कार्रवाई करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रोफेशनल कांग्रेस के और डेटा एनालिस्ट विंग के अध्यक्ष हैं प्रवीण चक्रवर्ती। इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी इसलिए एक्शन लेगी दोस्तों क्योंकि इन्होंने अभी टीवी के पार्टी के साथ समझौता करने के संकेत दिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके अनुसार थलापति विजय की पार्टी के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरीके की खबर कांग्रेस को लगी है और तमिलनाडु को लेकर भी राहुल गांधी तक गलत आंकड़े पहुंचा रहे थे। यानी राहुल गांधी को मिसलीड किया जा रहा था, उनको भ्रम में रखा जा रहा था तमिलनाडु की राजनीति को लेकर, क्योंकि इनको प्रोफेशनल कांग्रेस की जिम्मेदारी और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक का काम दिया गया है। तमिलनाडु में किस तरीके की स्थिति है कांग्रेस पार्टी की और कैसे कांग्रेस पार्टी बेहतर कर सकती है, इन्हीं बातों पर चर्चा डाटा के आधार पर होता है दोस्तों। और डेटा को अपने हिसाब से आगे पीछे करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गलत जानकारी दी जा रही थी। इसी कारण अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में आपसी तनाव पैदा करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने चर्चा चल रही है, तो जल्द अपडेट आएगी और इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उसके बाद ये थालापति विजय की पार्टी टीवी के पार्टी में जा सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हमेशा से एकजुट रहेगा तो आराम से गठबंधन को ऐसे फायदा मिलेगा। अगर आपस में अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो विपक्षी पार्टियां फायदा लूटेंगी और इसीलिए ऐसे नेताओं को साइडलाइन करना जरूरी है जो गठबंधन के खिलाफ काम करते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने असम को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी असम के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना मैनिफेस्टो यानी अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है। दोस्तों असम कांग्रेस ने रायजोर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की है दोस्तों, यानी लोगों का गांव लोगों की कांग्रेस के नाम से अभियान की शुरुआत की है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों तक पहुंचना है और गांव गांव तक पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के अभियान के बारे में जानकारी देनी है और कांग्रेस पार्टी से क्या एक्सपेक्टेशन क्या उम्मीदें रखती है जनता, ये बातें उनसे जाननी है दोस्तों। और जो एस्पिरेशन यानी लोगों की उम्मीद का एक बक्सा लोगों के गांव तक पहुंचेगा जिसमें वो बताएंगे कि उनकी क्या क्या मांग है कांग्रेस पार्टी से। जब ये मांग कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इकट्ठा होकर पहुंचेगी तो कांग्रेस पार्टी इन सभी मांगों को एकजुट करके मैनिफेस्टो यानी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करेगी और लोगों का घोषणा पत्र लोगों के लिए होगा। असम कांग्रेस की यह तैयारी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए रंग लेकर आएगी दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया टुडे ग्रुप की हिंदी चैनल आज तक की ओर से एक एजेंडा नाम से प्रोग्राम किया जा रहा है दोस्तों। एजेंडा आज तक के नाम से 10 से 11 दिसंबर 2025 को एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेता भगवंत मान यानी पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को भी बुलाया जा रहा है। ऐसा खुद के उनके टेम्पलेट पर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि हिंदी जगत का महामंच लगने जा रहा है 10 और 11 दिसंबर 2025 को और 3 बड़े लोग आएंगे, उनकी तस्वीरें भी शेयर की गई है दोस्तों। विपक्ष के ये तीनों नेता है, ऐसे में इनके कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर 25,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। 24,999 रुपए मांगे जा रहे हैं बुकिंग के लिए, सीट बुक करने के लिए। यानी जो कार्यक्रम पहले फ्री में हुआ करता था अब वो विपक्ष के लोगों को बुलाकर 25,000 रुपए के सीट बेचे जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका उन लोगों को ही मिलेगा जिनके पास 25,000 रुपए है पे करने के लिए। एक तरीके से जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, एक मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी के नेता है और एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है और जनता से लगातार बातचीत इनकी जारी रहती है। ऐसे में आज तक ये कार्यक्रम करते हुए 25,000 रुपए लोगों से मांग रहा है सीट के, तो इस पर सवाल खड़ा हुआ कि क्या देश का जो पब्लिक फिगर है, जो लोग राजनेता है, क्या उनको इस तरीके के किसी कार्यक्रम में जाना चाहिए जहां पर उनके कार्यक्रम के नाम पर एक एक सीट के 25,000 रुपए वसूले जा रहे हो। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि चैनल के मालिक के द्वारा एक इवेंट किया जा रहा है जिसके मुख्य मेहमान विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव, सचिन पायलट और भगवंत मान है। इस इवेंट में पूरी तरीके से क्या एजेंडा होगा सबको पता है कि किस तरीके की बातें की जाएगी और कैसे विपक्ष को ही दबाने का प्रयास किया जाएगा और वहां पर इस तरीके से नेताओं का जाना, खासकर विपक्ष के नेताओं का जाना और 25,000 रुपए चैनल की ओर से डिमांड करना कहीं ना कहीं अनुचित है। इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव को बहिष्कार करना चाहिए और सचिन पायलट को भी ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए जहां पर इस तरीके से पैसा मांगकर लोगों को बुलाया जा रहा है। आम जनता के बीच का संवाद होना चाहिए नेताओं के लिए और विपक्ष के नेताओं को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्यक्रम के नाम पर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें
अमेरिका की ओर से एक व्हाइट हाउस का पेपर जारी किया गया है दोस्तों, यानी 33 पन्नों का एक पेपर जारी किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अमेरिका की ओर से दिखाई गई है, बताई गई है। और 33 पन्नों की इस सुरक्षा नीति में अमेरिका ने भारत को लेकर कई तरीके की बातें की है दोस्तों। ट्रंप प्रशासन की ओर से फिर से इस बात को दोहराया गया है अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध को रुकवाया और दुनिया में शांति स्थापित करी। पेज नंबर 8 पर यह बात लिखी गई है। इसके बाद 2025 के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में जो और बातें कही गई है वो अमेरिका पाकिस्तान को किस तरीके से देखता है, इस बात की काफी ज्यादा चर्चा की गई है। और यहाँ पर किसी भी तरीके के ट्रंप के उस बयान की आलोचना करने से बचा गया है जिसमें पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा पहले बोला गया था कि वो आतंकवाद का समर्थन करता है। 2017 में ट्रंप बार बार पाकिस्तान के खिलाफ टिप्पणी किया करते थे और बोलते थे कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, लेकिन अब ट्रंप के पुराने बयानों को हटा दिया गया है और पाकिस्तान के साथ मिलकर कई तरीके के कदम उठाने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है दोस्तों। यानी 33 पन्नों के इस स्ट्रेटेजी रणनीति को लेकर जारी किए गए पन्ने में कही गई है बातें और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक रवैया दिखाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार की जो नीति थी पाकिस्तान को दुनिया भर के अलग अलग देशों के सामने अलग थलग करने की, वो नीति कहीं ना कहीं असफल होती नजर आ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अब इस पर बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर अमेरिका जो 2017 में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के तौर पर देखता था, आखिर वो किस तरीके से अपने अप्रोच को बदल रहा है। और भारत सरकार ने अमेरिका को यह समझाने के लिए कि पाकिस्तान कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आतंकवाद भेजता है भारत के अंदर, उसे कैसे समझाया है अमेरिका को कि अमेरिका समझने को तैयार नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। हालांकि खेसारी लाल यादव ने इंडस्ट्री के अंदर चल रहे बयानबाजी को लेकर कहा था कि वो इस तरीके के विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब दिनेश लाल यादव को लेकर खेसारी लाल यादव ने बिना नाम लिए हुए निशाना साधा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आकर बहुत कुछ बोला है दोस्तों। खेसारी लाल यादव ने निरहुआ की तरफ से खुद पर किए गए जुबानी हमले को लेकर करारा जवाब दिया है दोस्तों। राम मंदिर से लेकर खुद को सनातनी होने पर उठे सवाल को लेकर भी उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी भोजपुरी के इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे दोस्तों, सब लोग मिलकर खेसारी लाल यादव के खिलाफ उल्टा बयान दे रहे थे। अकेले पड़ गए थे खेसारी लाल यादव। चुनाव खत्म हो गया, फिर लग रहा था कि खेसारी लाल यादव इन सब बातों को भूल जाएंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव ने फैसला लिया है कि वो जल्दी इन बातों को नहीं भूलेंगे और कहीं ना कहीं जवाब देंगे। खेसारी लाल यादव अब खुलकर बोल रहे हैं और निरहुआ पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि खुल गया तो नंगा कर दूंगा निरहुआ को। खेसारी लाल यादव की इस चेतावनी पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ जो कैंपेन किया गया, जो सारे के सारे लोग खासकर जो भाजपा के ये सुपरस्टार है दोस्तों, जो अपने आप को सुपरस्टार बताते हैं और खेसारी लाल यादव की विचारधारा से नफरत करते हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा से नफरत करते हैं, वे सभी लोग खेसारी लाल यादव पर उल्टा सीधा बयान दे रहे थे। और बाद में जब चुनाव खेसारी लाल यादव हारे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इन तथाकथित स्टारों के द्वारा दिए गए बयान को भी एक बड़ा कारण बताया जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं बीएलओ के नाचते हुए जश्न मनाने का वीडियो और एसआईआर ड्यूटी में ढिलाई करने वालों के खिलाफ एसआईआर नहीं करने के खिलाफ एफआईआर की धमकी देने के 2 छोरों के बीच में एक गंभीर संदेह आम तौर पर देखा गया है दोस्तों। यानी कुछ जगह पर एसआईआर पूरी तरीके से खत्म करने के बाद जश्न मनाया जा रहा है और कुछ जगह पर एसआईआर पूरा नहीं होने पर धमकीबाजी चल रही है, एफआईआर तक करवाया गया है। ऐसे में आयोग का दावा है कि 29 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में 4 दिन में उत्तर प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन मोहित चौधरी और फिरदौस समेत बड़ी संख्या में बीएलओ का कहना है कि उन्हें 1 मिनट की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। मोहित चौधरी मेरठ के सिंचाई विभाग में काम करते हैं, उन्हें बीएलओ के तौर पर तैनात किया गया। 2 दिसंबर को उन्होंने कीटनाशक दवाई खाकर जान दे दी। उनकी पत्नी ज्योति ने बताया कि पति कई दिनों से परेशान चल रहे थे। उन्होंने पत्नी को बताया कि इस काम को लेकर वो घबरा गए थे और खुद को तैयार नहीं कर पा रहे थे। खैर वोटर उनसे उम्मीद करते थे कि उन्हें फॉर्म भरवा दिया जाएगा, अधूरे फॉर्म तक स्वीकार कर ले। उनके सुपरवाइजर उनसे उम्मीद करते थे कि वो बिना गलती के फॉर्म अपलोड करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों काफी दबाव के बाद इस तरीके के मामले सामने आए। ऐसे में बीएलओ को लेकर जो जानकारियां है, जो चुनाव आयोग दावा कर रहा है, जो बीएलओ की ओर से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में बीएलओ जान दे रहे और चुनाव आयोग का एक अलग ही दावा चल रहा है। आप लोग पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें प्रयागराज के अंदर जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ी हुई खबर सामने आई है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। वाराणसी में 2002 में हुए जानलेवा हमले का यह मामला है, गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। धनंजय ने विधायक अभय सिंह के खिलाफ एफआईआर दी थी दोस्तों। एमएलसी विनय सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दी गई थी। 29 अगस्त 2025 को ट्रायल कोर्ट ने 4 लोगों को बरी किया था। धनंजय सिंह के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील को खारिज किया और जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला की
सिंगल बेंच का ये आदेश है। कुल मिलाकर दोस्तों आजम खान हो या फिर मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, इनके खिलाफ तो एक्शन हो गया, लेकिन जो और तथाकथित बाहुबली नेता है उन लोगों के खिलाफ एक्शन होने में ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा मशक्कत हो रहा है दोस्तों, यानी उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता उस तरीके से जो लोग उम्मीद करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या कानून सबके लिए एक है, क्योंकि अतीक अहमद को कई मामलों में सजा मिली, आजम खान के बेटे को छोटे छोटे मामले में सजा मिल गई, लेकिन इस तरीके के जो नेता है धनंजय सिंह जैसे नेता जो अपने आप को कहीं ना कहीं बाहुबली नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों, और मीडिया में भी माहौल बनाया जाता है बाहुबली नेता होने का, इन लोगों के खिलाफ कोई उस तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे लगे कि न्याय सबके लिए एक जैसा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।